मेरा नाम यसरा है, मेरी उम्र 15 साल है। मेरे अलावा मेरे घर में मेरा एक छोटा भाई और 2 बड़ी बहनें थी जिनकी शादी हो चुकी थी। हमारे चचा और चची भी हमारे साथ ही रहते थे। अब्बा वर चचा को अपनी जमीन प्यारी थी, मिलकर दोनों काश्तकारी करते थे। चचा बहुत भूले थे, इसलिए जमीन के सारे कामों की देखभाल अब्बा की जमींदारी थी। घर के खाने के लिए सारी सब्जियां और गंदुम भी हमारी जमीन से ही आती थी। घर से थोड़ी ही दूरी पर ड्रा था जहां पर अब्बा और चचा ने भैंसें रखी हुई थी। वो लोग खालिस दूध लेकर घर आते थे। हमारे घर रोज 10 किलो दूध आता था। अपने इस्तेमाल का निकाल कर अम्मा आसपास के पड़ोस में कम दामों में बेच दिया करती थी। गांव की ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत थी। हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। चंद दिनों से अम्मा और अब्बा चचा की शादी को लेकर लड़की देख रहे थे। उनका कहना था कि मैं भी अब शादी की उम्र को होने वाली हूं और उन्होंने अभी तक अपने भाई की शादी नहीं की, इसलिए वो जल्द अज जल्द चचा की शादी करवाना चाहते थे। जब भी घर में चचा की शादी की बात चलती, चचा शर्मा जाते और किसी की तरफ भी बगैर देखे चेहरे पर मुस्कान सजाते जल्दी से बाहर चले जाते। अम्मा ने जब लड़कियों की तस्वीरें चचा को देखने के लिए कही तो चचा ने साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि बाजी अब मेरी बड़ी है और मेरी जिंदगी का हर फैसला लेने का हक आपके पास मौजूद है, इसलिए जो लड़की अब पसंद करेगी मैं आंखें बंद करके इसी लड़की से शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगा। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं देखकर किसी लड़की को ना कहूंगा। सब लड़कियां अपनी अपनी जगह प्यारी ही होती है, बस नसीब नसीब की बात है। जिस भी लड़की का नसीब मेरे साथ लिखा होगा इससे शादी हो जाएगी और मैं यही चाहता हूं कि मेरी शादी आपकी पसंद की लड़की से ही हो। चचा ने अम्मा को साफ साफ कह दिया था। चचा के 2 और भाई भी थे जो शादी करके अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गए थे। अब पीछे रह गए थे चचा, जिनको मेरे अब्बा ने अपने साथ रखा हुआ था। मेरी दादी और दादा की वफात के बाद से चचा हमारे ही साथ थे, इसलिए वो मेरी अम्मा को अपनी सगी बहन ही मानते थे। अम्मा को लड़की पसंद आ गई और रिश्ता भी काफी अच्छा था, इसलिए अम्मा ने 1 हफ्ते का वक्त लिया था और अगले हफ्ते चचा के निकाह की तारीख रख दी थी। होने वाली चची की तस्वीर वो अपने साथ ले आई थी, क्योंकि वो तो सच में आसमान से उतरी कोई हूर लग रही थी। अम्मा ये तो बहुत प्यारी है, बिल्कुल किसी हूर परी की तरह। मैंने खुश होते हुए आने वाली चची को देखकर अम्मा की तारीफ कर दी थी। अम्मा मेरी बात सुनकर मुस्करा दी थी और बोली थी कि सिर्फ खूबसूरती का क्या करना है, दुआ करो अच्छे अखलाक भी हो और काम करना भी जानती हो। खूबसूरती को चूल्हे में डालना है क्या? खूबसूरती से पेट नहीं बढ़ते और ना ही घर चलते हैं। घर एक अच्छी और आला अखलाक वाली औरत से चलता है जो बार बार रूठने की बजाय अपने शौहर की मुश्किलात को समझे, परेशान वक्त में इसको और परेशान करने की बजाय इसका सहारा बने। जब इसकी हिम्मत टूट जाए तो इसको दिलासा दे और उसकी हिम्मत बन दे। ये सब हम औरतों के ही तो काम है। अब अपने अब्बा को और मुझे ही देख लो, हमने कितने सुकून से अपनी गुजारी है, जबकि तेरे अब्बा का मिजाज तो फौरन ही गर्म हो जाता है। बहुत सब्र और शुक्र करके गुजारा किया है, तभी कहीं जाकर तेरे अब्बा को मेरी कदर हुई थी। तुझे ये सब बातें बताने का मकसद यही है कि तो भी अभी से संभल जा, वरना तेरा भी अल्लाह ही वारिस है। ये जो चची के नाम से तेरी खुशी से बाँछें खिल रही है ना, मैं खूब जानती हूं। तो यही चाहती है कि घर में कोई काम काज के लिए आ जाए और तेरी काम करने से जान छूट जाए। लेकिन तू फिक्र ना कर, मेरे सारे काम तो तू ही करेगी, वरना अगले घर जाकर तूने तो मेरी नाक ही कटवा दीनी है। अम्मा ने इतनी सारी तफसील बताते हुए आखिर में मुझे ही धर लिया था। आखिर माँ थी ना, कैसे ना समझती, मेरी रग रग से वाकिफ थी। दिन तेजी से गुजर रहे थे। अम्मा ने चची के लिए सूट बनवाना शुरू कर दिए थे। उनका और भी जरूरत का सामान और चचा का कमरा भी सीट करवा दिया था। अल्लाह उल्लाह करके शादी का दिन भी करीब आ गया। चची के जहेज का सामान एक दिन पहले ही आ गया था, जिसे चचा ने और हम सब ने मिलकर सीट किया था। चची का सामान वाकई देखने के लायक था। मुझे तो देख के बड़ी खुशी हुई थी और मैं यही सोच रही थी कि जब मेरी शादी होगी मुझे भी ये सब मिलेगा। मुस्कुराहट तो मेरे चेहरे से जुदा ही नहीं हो रही थी। खैर से शादी के बाद, वलीमा निपटाने के बाद से अम्मा ने चची को घर के कामों में शरीक कर लिया था। अब अम्मा और चची सारा दिन घर के कामों में ही मसरूफ रहती थी।
हम जमींदार थे, इसलिए हमारा घर काफी बड़ा था। चची का कमरा बिल्कुल किचन के करीब था। उसके अलावा भी चची को 2 कमरे दिए गए थे जहां उन्होंने अपना दूसरा सामान शिफ्ट कर दिया था। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इस सब मुझे चची की एक आदत बड़ी अजीब लगी थी। वो थी चची का रोज एक देगची में 5 किलो दूध कमरे में ले जाना, और चचा भी उनको कुछ न कहते थे। मुझे लगा कि अम्मा जरूर चची की ये बात नोट करेगी, लेकिन उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया था। अम्मा का कहना था कि हम खालिस ग़िज़ा खाने के आदी है, इसलिए खाने पीने पर कोई पाबंदी या गौर करने की जरूरत नहीं है। अगर खाए पिएगी तभी तो ताकत आएगी, और बच्चे पैदा करने और घर के कामों को भी चुटकी बजाकर खत्म कर लिया करेगी। अम्मा की तो मुझे कभी समझ ही नहीं आ सकती थी। कभी वो क्या कहती थी और कभी क्या, लेकिन मैं ये बात नजरअंदाज नहीं कर पा रही थी। मेरा तजस्सुस तो दिन बदन बढ़ता जा रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रही थी कि पता कैसे करूं। जब अचानक मेरे जहन में चचा का ख्याल आया था, मैंने अगले रोज चचा की जमीन पर जाने के बाद खुद भी वही जाकर पूछने का प्रोग्राम बना लिया था। अब्बा चूंकि बीमार थे तो वो अपने कमरे में आराम कर रहे थे, इसलिए मैंने खाना बनते ही चचा का खाना पैक किया और टिफिन लेते ही जल्दी से खेत का रुख कर लिया। जब वहां पहुंची तो चचा मूंजी लगा रहा था। मुझे देखते ही वो मुस्कुरा पड़ा और ट्यूबवेल से हाथ मुंह धोकर मेरे पास आकर अपना रुमाल एक जगह बिछाकर बैठ गया। मैंने खाना लगाया तो वो खाते हुए पूछने लगा, लाला की तबीयत कैसी है? आराम कर रहा हूं। चच की आदत के बारे में बढ़िए ना वो? अब अब्बा ठीक है? जी चचा, अब अब्बा ठीक है, आराम कर रहे हैं। मैं गई ही थी कमरे में तो सो रहे थे। उधर उधर की 2-4 बातें करने के बाद जब खाना खत्म होने लगा तो परेशान हो गई थी, क्योंकि मैंने अब तक चचा से पूछा भी नहीं था। चचा मेरी तरफ ही देख रहे थे। क्या हुआ? मुझे क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती है? नहीं तो चचा, मेरी जुबान लड़खड़ा गई। मैं तो बस समझ ही नहीं आ रहा था कि चचा से कैसे पूछूं, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन मेरे पास और कोई चारा ना था। अब चची तो बताने से रही, और मुझे अब चैन नहीं आ रहा था कैसे भी मालूम पड़ जाए कि चचा मुझे एक बात पूछनी थी। आप वदा करो कि गुस्सा तो नहीं करोगे? मैंने बात करने से पहले वदा ले लिया। ये री आदत थी और चचा इससे वाकिफ थे, इसीलिए मुस्करा पड़े। हाँ भाई, वदा नहीं करोगा गुस्सा, लेकिन ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हें मेरे गुस्सा होने की फिक्र लगी है? चचा ने अपने हाथ धोते हुए मेरी तरफ देखकर कहा। बस चचा, अपनी हिफाजती इक़दामात करना जरूरी होता है, इसीलिए तो वदा लिया है। आपकी शादी को महीना होने को आया है, क्या आपको चची की कोई बात अजीब नहीं लगी? मेरा मतलब है कि ऐसी कोई आदत जो आपको हैरानगी का सबब बनी हो। मैंने चचा से पूछा था। नहीं गुड़िया, मुझे तो ऐसी आज तक कोई भी हरकत महसूस नहीं हुई। वैसे तुम्हें एक बात बता दूं, तुम्हारी चची है बड़ी प्यारी, ऊपर से भी और दिल से भी, चचा ने शर्माते हुए कहा था। लेकिन मेरा ध्यान तो इस बात पर था कि घर में रहते हुए ये बात जान गई हूं कि चची रोज एक देगची में 5 किलो दूध अपने कमरे में ले जाती है, ना खुद पीती है और ना चचा को पिलाती है। तो सुबह देगचा खाली कैसे होता है? जबकि चचा एक कमरे में चची के साथ ही रहने के बावजूद ये बात नोट ही नहीं कर पा रहे। या तो चचा झूठ बोल रहे हैं या तो फिर कोई और कहानी थी। शायद चचा कुछ छुपा रहे थे, लेकिन चचा की बातों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे चचा ये सब किस्से से लाइल्म है। लेकिन चचा, मैंने चची को रोज एक देगचा अपने कमरे में ले जाते हुए देखा है। क्या आपने ऐसा कभी नहीं देखा? मैंने इस बार सीधा सीधा चचा से पूछ लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि चचा जितना भूला है, इसको मेरी घुमा फिरा के करने वाली बातें समझ नहीं आने वाली थी। लेकिन चचा का जवाब सुन के मेरा मुंह हैरत से खिल गया था। ये लो, तुम्हारी चची को क्या पड़ी है जो देगचा कमरे में ले जाने लगी? अरे, इसने आज तक दूध को हाथ तक नहीं लगाया, और मैं वैसे भी दूध का शौकीन नहीं हूं। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। मैंने तो आज तक तुम्हारी चची को कोई देगचा लाते हुए नहीं देखा। चचा की बातें सुनकर तो मेरा सर चकरा गया था। इसका क्या मतलब था? एक ही कमरे में रहते हुए चचा ने आज तक कोई देगचा नहीं देखा था, जबकि ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। चची रोज से ही तो, बल्कि वो तो अपनी शादी के रोज से ही 5 किलो दूध का देगचा कमरे में ले जाती थी। तो इसका मतलब ये था कि वो चचा को एक कतरा भी दूध नहीं पीने देती थी। लेकिन सवाल ये उठता था कि आखिर वो ऐसा करती क्यों थी?
अगर चचा की सारी बातें सच थी तो चची रोज सुबह खाली देगचा लेकर कैसे निकलती थी, और ऐसा कैसे मुमकिन था कि चचा ने एक बार भी देखा ना हो। लेकिन चचा से बात करने के बाद यही बात समझ में आई थी कि चचा चची की इस हरकत से लायल था। अरे कहाँ खो गई, और इतने सोचों में कि वो मत लगता है कि तुम्हें पता लग गया है कि मैं तुम्हारी चची को प्यार से भैंस कहकर बुलाता हूँ। लेकिन ये बात चची को हरगिज मत बताना, वरना वो नाराज हो जाएगी, और मैं तो वैसे भी इसे कभी कभी प्यार से बुला लेता हूँ। चचा ने एक बार फिर से शर्माते हुए कहा था, लेकिन चचा की भैंस वाली बात पर मेरी हंसी छूट गई थी, और हैरत थी कि चची को भैंस बोलने पर वो शर्मा भी रहे थे। अगर चची को हमारी बातों का पता चल जाता तो वो जरूर चचा का कचूमर बना देती। जो अपने कमरे के राज मुझ पर यूं खोल रहा था, चचा बस करो, अगर चची को पता लग गया तो वो कमरे में घुसने भी नहीं देगी। मैंने हंसते हुए ऐसे ही एक बात कही थी, और इसी वक्त मेरे जहन में एक आइडिया आ गया था जिस पर अमल करने का मैंने जल्दी से सामान समेटा और घर की राली थी। चचा अब घर पर मुलाकात होगी, लेकिन चची को ना बताना मेरी और अपनी गुफ्तगू का, वरना वो नाराज हो जाएगी। मैं जाते हुए चचा को वार्न कर दिया था, क्योंकि जितना वो भूला था को भरोसा नहीं था। कमरे में जाते ही अपनी जुबान खोल देता। रात होते ही मैंने सोच लिया था कि मैं पहले ही कमरे में जाकर बेड के नीचे छप जावेगी और अपनी आंखों से देखूंगी कि चची आखिर करती क्या है। मैंने ऐसा ही किया था। चची जैसे ही चचा के आने पर उनको पानी देने गई, मैं जल्दी से कमरे में जाते ही बेड के नीचे छप गई थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी जब चचा भी कमरे में आ गए थे। अभी चचा बिस्तर पर बैठा ही था कि चची भी हाथ में एक देगचा लेकर अंदर आई। जल्दी से दरवाजा बंद करो, मैंने पहले ही कहा था। ख्याल रखना, देखो आज यसरा को पता लग गया है और वो अब मुझसे सवाल कर रही थी। दोपहर में मैंने इसे टाल दिया था। चचा बोला। अब मुझे समझ आया कि इसका मतलब कि चचा झूठ बोल रहा था। ये तो बहुत गलत हुआ, इसे कैसे पता लगा? चची हैरान थी। वो शादी से पहले दिन से जानती है ये सब। चचा ने चची से देगचा लेकर बाथरूम का रुख किया था और वहां जाते ही एक बली के आगे पतीला रख दिया था, जितना दूध वो पी सकती थी। इसके बाद चचा और चची ने वो दूध वही बाथरूम में गिरा दिया था। मुझे उनकी इस हरकत पर बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि वो रिस्क बर्बाद कर रहे थे। मैं बेड के नीचे से निकलकर उनके पास चली गई थी। मुझे दोनों चौंक कर देखने लगे थे। जरा शर्म नहीं आई आपको? मुझे बताए, आप ऐसा क्यों कर रही है? रिस्क बर्बाद करना कितना बड़ा गुनाह है। इससे अच्छा तो अब किसी गरीब को दे दो, बदले में दुआ ही देगा। मैं गुस्से से कहा था, आराम से बोलो यसरा, कोई सुन लेगा, मैं ये सब सच बताती हूँ। चची ने मुझे बाजू से पकड़कर बेड पर बैठाया था और बोली थी कि हमारे घर में ये रिवाज है कि जब तक लड़की हामला ना हो जाए वो ऐसे ही बली को दूध पिलाती है और उसके बाद बचा हुआ दूध गिरा देती है। ये अमल बस शौहर और बीवी ही कर सकते हैं, किसी और को करने की इजाजत नहीं है। इसलिए मैंने भी ये सब किया था। चची की बात सुनते ही मुझे बड़ा अफसोस हुआ था। लोग आज भी पीर और फकीरों और ऐसे रस्म और रिवाज को मान रहे हैं जिनका इस्लाम में कोई नाम और निशान ही मौजूद नहीं। मैंने उनको समझाया था कि ये तो गलत है जो वो कर रही है। अगले रोज मैंने अम्मा को भी इस बात का बता दिया था, तो अम्मा ने एक हंगामा खड़ा कर दिया था और फिर चची को सारी बात बैठकर समझाई थी, जिसे चचा और चची समझ भी गए थे। और ऐसे रिस्क की बेहुरमती करने की वजह से उनको शादी के 10 साल तक औलाद नहीं हुई थी। इस दौरान मेरी शादी हो गई थी और मैं 4 बच्चों की मां भी बन गई थी। चचा चची ने अल्लाह से मुआफिया मांगी थी, जिसकी शायद उनको मुआफी मिल चुकी थी, और अब चची का 7वां महीना चल रहा था। ये उनकी पहली औलाद थी। आपको क्या लगता है चची ने दूध बर्बाद करते जो किया वो सही थी? चची को 10 साल तक औलाद का सिख ना मिल सका था और अब वो उम्मीद से हो गई थी। क्या यही सही हुआ था या इसको बे औलाद ही रहना चाहिए था? यही इसकी सजा थी। यहां आकर तो उन्होंने इसे कॉलेज में दाखिला करवा दिया और फिर कुछ ही अरसे में मेरी नंद ने तौर तरीके ही बदल गए। वो खूब आज सांवर कर कॉलेज जाती। मैंने 1-2 बार कुछ समझाने की कोशिश की तो वो तो चिढ़ती ही। इसके साथ साथ मेरी सास भी मुझ पर गुस्सा करने लग जाती। अब वो अक्सर कॉलेज से भी देर से आती थी। मेरी सास अपनी मोहब्बत में इस पे अंधाधुंध एतबार करती थी, पर मैं इस घर की फर्द थी और जो भी हो शौहर के घर वालों को अपना समझती थी। मैंने अपने शौहर से हल्का सा जिक्र किया कि आप इसे पक एंड ड्रॉप के लिए वैन वगैरह लगवा दे, ऐसे बस में खोर होती है। तो सास और नंद ने कहा कि शायद मैं उन पर शक कर रही हूँ और शौहर की नजरों में नंद को बड़ा बना रही हूँ।
मैं एक बात फिर से खामोश हो गई कि अब आदत सी हो गई थी, लेकिन नंद को मुझसे खुदा वास्ते का बड़ बन गया। वो मेरे शौहर के सामने मुझे झूठा बना देती, मेरे शौहर के ऑफिस की शर्त छुपा देती, मेरी बेइज्जती करवाती, सास से भी वर शौहर से भी, और फिर मुझे बार बार ताने देती, भाभी शर्त संभाल कर रखनी थी ना। वो मुझ पर हंसती, मजाक उड़ाती, पर मैं खामोशी से आंसू बहाकर चुप कर जाती। मैं हमेशा अपने मामले अल्लाह की सुपुर्द करने की आदी थी। शहर आकर जहां सब बदल गए थे, वहां मेरी शख्सियत में भी निखार आ गया था। खूबसूरत कपड़े और हल्के बनाव सिंगार से ही चार चांद लग जाते। शौहर के साथ जहां भी जाती मेरी बड़ी वाह होती। रंगत तो मेरी हमेशा से ही गोरी थी, सिया लंबे बाल शहर के पानी से और ज्यादा मुलायम और लंबे हो गए थे। उम्र ज्यादा ना थी तो चेहरा मासूम और निखरह निखरह सा लगता था। मेरी नंद की मुझसे दुश्मनी की एक बड़ी वजह मेरा हसन भी था, जिसे वो 1000 कोशिशों के बाद मान ना पाई थी। पूरा पूरा दिन मुझे गर्मी में खड़ा रखती कि मेरी सहेलियों के लिए दावत का एहतमाम करो, और आए रोज ऐसा ही होता, पर वो नाकाम हो जाती। वो भी खूबसूरत थी, पर उसकी रंगत मुझसे जरा सी देबुत थी। बजा एक इसे बहुत कम्प्लेक्स था, हर वक्त कोई ना कोई नक्शा कर करके इसके चेहरे पर कील मुहासे हो रहे थे। फिर एक दिन वो मेरे पास आई और बैठकर काफी गुपशुप की। मैं हैरान होने के साथ साथ खुश भी हुई कि ऐसी खुशगवार तब्दीली की तवक्को नहीं थी कि वो मेरे साथ घुलने मिलने लगी। लेकिन एक बात पर मैं हैरान होती थी, जो कि अजीब सी बात थी, कि वो जब भी मेरे साथ बैठती तस्वीर बहुत लेती थी। अक्सर मैं तिया होती तो कहती, भाभी अब बैत अच्छी लग रही है, अब की तस्वीर लूं। खैर मेरे लिए यही बहुत था कि इसका रवैया मेरे साथ अच्छा था। एक औरत को और क्या चाहिए होता है, इसका घर पुरसुकून हो, और मेरी ख्वाहिशें वैसे भी बहुत महदूद थी। मैं अपने पुरसुकून घर में खुश थी। मेरे घर में बहुत बड़ी दावत थी, मेरे मैके वाले भी मौजूद थे, शौहर के दोस्त, उनकी फैमिली और चंद रिश्तेदार। क्योंकि ये दावर मेरे बेटों की पहली सालगिरह की खुशी में थी। मेरे नन्हे नन्हे मासूम बच्चे साया सूट में सबकी नजरों का तारा बने हुए थे। एक तो वो बहुत प्यारे थे, ऊपर से उनकी नन्ही मनही मासूम शरारतें सबका दिल मोह लेती थी। खाने के बाद सबकी गुस्शिप और चाय की महफिल सजी थी कि मेरी नंद ने शोर मचा दिया कि इसने बचपन से लेकर अब तक मेरे बच्चों की तमाम तस्वीरें और मूवीज बनाई है। चले सब उनकी मजेदार हरकतों और शरारतों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इतने प्यारे तोहफे का सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे अफसोस हुआ, हनमखे हमेशा समझती रही कि मेरी नंद को हमसे प्यार नहीं है। खैर सब मेहमान लाओनच में जमा हो।